हेलो प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वेक्टर का पार्ट नंबर 6, मतलब छठे नंबर का वीडियो। तो वेक्टर से रिलेटेड 5 वीडियो अपने इससे पहले बेटा हो चुके हैं। जैसे कि हमारे कस्टमर की लास्ट वीडियो में जो हमने डिस्कस किया होता है उसको हम एक बार ब्रीफ कर देते हैं, उसको संक्षेप में हम एक बार समझ लेते हैं। तो लास्ट वीडियो में कुछ तो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स अपन ने डिस्कस किए थे कि अगर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू आर वेक्टर, और उसमें ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों का मैग्नीट्यूड मतलब दोनों का परिमाण अगर एक्स है, तो कुछ पर्टिकुलर केसेस अपन ने लिए थे, डायरेक्ट रिजल्ट्स अपन ने उनके याद रखे थे। हालांकि वो एक्सप्रेशन से ही निकले हुए रिजल्ट्स हैं, बट कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने उन रिजल्ट्स को डायरेक्टली याद रख लिया था कि 60 डिग्री अगर है तो √3 चिपकाना है, 90 डिग्री पर √2 चिपकाएंगे, 120 डिग्री पर 1 आएगा और 180 डिग्री पर 0 आएगा। 0 डिग्री की भी अगर अपन बात करना चाहें तो उसमें 2 चिपका देना है साथ में। ये रिजल्ट्स हैं। और लास्ट में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और बोला था उसमें कि अगर दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड इक्वल है, मतलब दोनों के परिमाण अगर बराबर हैं, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर मतलब परिणामी सदिश होगा वो दोनों वेक्टर्स के बिल्कुल बीच में से पास होगा, मतलब एंगल को इक्वली बाइसेक्ट करता हुआ जाएगा बेटा। मतलब 60 डिग्री का एंगल है तो दोनों से 30 पर, 90 डिग्री का एंगल है तो दोनों से 45 पर, 30 डिग्री का एंगल है तो दोनों से 15 डिग्री के एंगल पर। ये कुछ रिजल्ट्स हैं जिनको डायरेक्टली अगर हम याद रख लें तो कंपटीशन में जेईई और नीट की मैं बात कर रहा हूं तो वहां पर टाइम को बहुत बचाया जा सकता है, मतलब कैलकुलेशन का जो टाइम है वो बहुत सेव किया जा सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हमने डिस्कस किए थे। फिर उसके बाद में हमने लॉ ऑफ पॉलीगन की बात की थी, बहुभुज का नियम, जहां पर हमने ये डिस्कस किया था कि 2 से ज्यादा वेक्टर्स का अगर एडिशन हो रहा है, मतलब 2 से ज्यादा सदिशों को अगर जोड़ा जा रहा है तो उसमें बहुभुज का नियम काम में लिया जा सकता है। लेकिन बेसिक मेथोडोलॉजी पर हम बात करते हैं कि मान लो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, 4 वेक्टर अपन को ऐड करने हैं, ठीक है। तो बेसिक मेथोडोलॉजी हमारी वही है कि 2 वेक्टर को ऐड करके रिजल्ट निकालो, फिर रिजल्ट में तीसरे वेक्टर को ऐड कर दो, फिर रिजल्ट निकालो, फिर उसमें नेक्स्ट वेक्टर को ऐड कर दो। तो हमने ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर किया, जो रिजल्ट आया उसमें सी वेक्टर को ऐड किया, फिर जो रिजल्ट आया उसमें डी वेक्टर को ऐड किया, फिर जो फाइनल आया वो हमारा आर वेक्टर था। तो कितने भी वेक्टर्स को ऐड करना हो, 2 वेक्टर्स को ऐड करना आना चाहिए। 2 सदिशों को जोड़ना अगर हमें आता है तो हम कितने ही सदिशों को जोड़ सकते हैं। 2 का रिजल्ट, फिर उसमें तीसरा, फिर रिजल्ट, फिर उसमें चौथा, फिर रिजल्ट, फिर उसमें अगला, इस तरह से हमको फाइनल रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा। जब हमने इस मेथोडोलॉजी को अप्लाई किया तो वहां से हमारा लॉ ऑफ पॉलीगन मतलब बहुभुज का नियम बनकर के तैयार हो गया था कि क्रमागत सदिशों को अगर व्यक्त किया जाए, मतलब एक क्रम में बहुभुज की भुजाएं सदिशों को व्यक्त करेगी, तो जो आखिरी भुजा या बंद करने वाली भुजा होगी वो विपरीत क्रम में परिणामी सदिश को व्यक्त करेगी। किसी भी पॉलीगन के लिए अगर हम बात करें तो उसकी साइड अगर किसी पर्टिकुलर सीक्वेंस में वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करती है तो जो उसकी लास्ट साइड या जो क्लोजिंग साइड होती है वो अपोजिट सीक्वेंस में रिजल्टेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करती है। ठीक, ये हमारा लॉ ऑफ पॉलीगन था। अब इतना सब कुछ वेक्टर के बारे में डिस्कस करने के बाद एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं हमारे जहन में चल भी रहा होगा, इतने वीडियोस देखने के बाद आपके दिमाग में भी कई क्वेश्चन आएगा कि अभी तक वेक्टर के एडिशन की बात हुई है, मतलब 2 वेक्टर्स को, 2 सदिशों को जोड़ने की बात हुई है सर। वेक्टर में से वेक्टर को अगर माइनस करना हो, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर की अगर बात करनी है, एक वेक्टर में से अगर दूसरे वेक्टर को घटाना है तो उसका तरीका क्या है। इंटरेस्टिंग बात बेटा यह है कि अगर एक वेक्टर में से दूसरे वेक्टर को माइनस करना है तो उसमें भी हमें 2 वेक्टर का एडिशन ही करना है, मतलब 2 सदिशों को जोड़ना है। यस सर, आप सही सुन रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहा हूं मैं ये बात कि मतलब वेक्टर सब्ट्रैक्शन, सदिशों के घटाने में भी सदिशों का योग, वेक्टर एडिशन ही काम आएगा। इसीलिए तो मैंने कहा था कि वेक्टर एडिशन को अगर आप ध्यान से समझ लोगे तो चैप्टर में कहीं कोई प्रॉब्लम आगे नहीं आएगी। अब देखो किस तरह से, मान लो मैंने कहा कि आज मुझे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर करना है सर, रिजल्ट आर वेक्टर आ रहा है। अब आपने ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर तो बता दिया सर, अब ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर किस तरह से करना है वो सोचो, लॉजिकली सोचना। अब इस चीज को हमने वही रैंडम डायरेक्शंस अपने ले लिए। तो मान लिया कि ए वेक्टर इधर की तरफ है और बी वेक्टर जैसे जनरली अपन इधर की तरफ ले रहे हैं, हालांकि रैंडमली आप कोई सा भी डायरेक्शन ले सकते हो, मैं एक जनरल केस लेकर के चल रहा हूं कि ए वेक्टर इस डायरेक्शन में हो गया, बी वेक्टर इस डायरेक्शन में हो गया, ठीक है। अब मुझे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर करना है। बेटा ध्यान से देखना, क्या मैं इसको कुछ इस तरह से कह सकता हूं कि ए वेक्टर प्लस में माइनस का बी वेक्टर, ये तो बिल्कुल बेसिक मैथ्स है कि अगर मैं 5 - 3 लिखूंगा तो उसको मैं 5 प्लस ब्रैकेट में -3 लिख सकता हूं। तो मैंने ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर को ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर किया, इसका मतलब सब्ट्रैक्शन, हेडिंग अपन क्या बोलेंगे, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर मतलब सदिश का व्यवकलन, व्यवकलन का मतलब घटाना। तो सब्ट्रैक्शन में भी हमने एक तरह से एडिशन को घुसा दिया। तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर को हमने बोला ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर।
अब इसको समझना क्या है, क्या हम माइनस बी वेक्टर जैसी कोई चीज समझते हैं? याद करो जब अपने टाइप्स ऑफ वेक्टर की बात की थी तो हमने ए वेक्टर के साथ में माइनस ए वेक्टर की बात की थी, नेगेटिव वेक्टर, अपोजिट वेक्टर, ऋणात्मक सदिश, विपरीत सदिश, कुछ बात याद आ रही होगी। तो अब बेटा हम क्या इसको ऐसे समझे कि ए वेक्टर में हमें जोड़ना है, ऐड करना है, किसको ऐड, किसको करना है? माइनस बी वेक्टर को। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइनस बी वेक्टर? माइनस बी वेक्टर का मतलब क्या है? बी का नेगेटिव वेक्टर, मतलब बी का ऋणात्मक सदिश। और नेगेटिव या ऋणात्मक सदिश या वेक्टर का मतलब क्या होता है बेटा? कि आप उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को एज इट इज रख करके इसके डायरेक्शन को अपोजिट कर दो, आपको नेगेटिव वेक्टर मिल जाएगा। तो मैंने देखो यहां पर क्या खेल खेला, ध्यान से समझना। मैंने यहां पर बी वेक्टर का जो डायरेक्शन है उसको ऐसे अपोजिट कर दिया और मैग्नीट्यूड उतना रखा, तो शायद मेरे पास में ये माइनस बी वेक्टर आ गया। मतलब जो मैग्नीट्यूड है वही मैग्नीट्यूड है, मैंने डायरेक्शन को अपोजिट कर दिया, दिशा को विपरीत कर दिया, तो ये मेरे पास में माइनस बी वेक्टर बन गया। अब मुझे ए वेक्टर में प्लस करना है माइनस बी वेक्टर को, तो एक वेक्टर ये हो गया, अब दूसरा वेक्टर ये हो गया। तो पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड तक, गड़बड़ मत करना, किसके हेड तक जाना है? बी के हेड तक या माइनस बी के हेड तक? माइनस बी के हेड तक। तो जब हम सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर की बात करेंगे, मतलब सदिश के घटाने या सदिश के व्यवकलन की बात करेंगे, तो हमें माइनस बी वेक्टर के हेड तक जाना है। तो हमने ए के टेल से माइनस बी के हेड तक ये यात्रा की, तो हमारे पास में ये आर वेक्टर आया। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर मतलब सदिश के व्यवकलन या घटाने की भी अगर बात करेंगे तो उसमें भी हमारे एडिशन आएगा काम में। तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर करना है तो हमें ए वेक्टर में माइनस बी वेक्टर को जोड़ना है, ठीक है। तो ये हमारे पास में रिजल्ट आ गया आर वेक्टर, ठीक। अब इसी सीक्वेंस में अपन आगे बढ़ेगी। सर चलो वेक्टर में वेक्टर को जोड़ करके आपने माइनस माइनस करके और रिजल्टेंट वेक्टर मतलब परिणामी सदिश तो निकाल लिया। अब यहां पर अगर हम आर वेक्टर का रिजल्ट मैग्नीट्यूड लेना चाहें, आर का परिमाण लेना चाहें, तो सर कुछ उस तरह से सिखाओ ना जैसे आपने ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर में रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाला था। एक बार उस याददाश्त को अपन ताजा कर लेते हैं कि हमने ए वेक्टर इधर की तरफ लिया था, बी वेक्टर इधर की तरफ लिया था, दोनों के बीच में ये एंगल थीटा कहा था, ये हमारे पास में आर वेक्टर आया। यहां पर हम बात कर रहे हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू आर वेक्टर की, ठीक है, वेक्टर एडिशन की बात कर रहे हैं। तो बेटा हमको आर का मैग्नीट्यूड कितना मिला था? अब तो रट गया होगा सबको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा अंडर द रूट, ये मिला था हमको। अब ऐसा ही हम कुछ यहां पर सोच रहे हैं कि सर अब जब हम ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर कर रहे हैं तो जो हमारे पास में रिजल्टेंट आया, परिणामी आया, उसका परिमाण क्या लिखें? तो मैं कहूंगा सर आप चाहो तो इसका पूरा डेरिवेशन कर सकते हो। जैसे इस ये पूरा का पूरा हमने डेरिवेशन करके निकाला था, आपने वीडियो देखा होगा ध्यान से। तो जो ये यहां पर जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड हमने पूरा डेरिवेशन किया था, ऐसे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, दो राइट एंगल ट्राइंगल मतलब दो समकोण त्रिभुज बने थे और सोल्व करके हमने निकाला था। या तो वो पूरा प्रोसेस काम में लेकर के ये जो रिजल्टेंट वेक्टर हमारा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर करने से आ रहा है उसके लिए पूरा डेरिवेशन करो, या थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा सकते हो। कॉमन सेंस ही लगा लेते हैं सर, काम थोड़ा सा शॉर्ट में हो जाएगा। देखो कॉमन सेंस क्या लगाएंगे बेटा, हमने कहा कि ए और बी के बीच में एंगल कितना? थीटा, ठीक। अब यहां पर हमारे जिन दो वेक्टर, यहां कौन से दो वेक्टर्स की बात हो रही थी? ए और बी। अच्छा यहां कौन से दो वेक्टर की बात हो रही है? ए और माइनस बी। नाउ टेल मी, ए और माइनस बी के बीच में एंगल कितना है? सोच के बताना। ए और माइनस बी के बीच में, पॉज कर लो चाहो तो आप स्क्रीन को, ए और माइनस बी के बीच में मतलब इन दोनों के बीच में एंगल कितना आएगा? ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर, इन दोनों के बीच में एंगल क्या? ये वाला आएगा। लॉजिकली चेक करना आप, ब्लाइंडली मेरी बात को मत मानना, आंख बंद करके विश्वास मत करना, खुद अपने लॉजिक पर चेक करके देखना। क्या ए और माइनस बी के बीच में ये एंगल आएगा जिसको हम 180 माइनस थीटा कहेंगे। अब हमने कॉमन सेंस क्या लगाया कि सर जब हम ये वाला काम कर रहे थे तो उसमें क्या लिख रहे थे? पहले वाले वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, दूसरे वाले वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और दोनों के बीच का एंगल, ये लिख रहे थे। सर कुछ ऐसा ही दिमाग अगर हम यहां पर लगाएं तो अब आर इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? रूट में, ध्यान से, ओवर कॉन्फिडेंस में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। पहले वाले वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, पहला वाला अपना ए ही है तो ए का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में दूसरे वाले के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब दूसरा वाला क्या है? दूसरा वाला यहां पर बी नहीं है, दूसरा वाला यहां पर माइनस बी है, तो माइनस बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा? माइनस बी। हाँ या ना? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो सरासर गलत सोच रहे हैं। मुझे पता है कुछ बच्चों के दिमाग में ये बात आई होगी कि माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? माइनस बी। दिस इज 100% रॉन्ग। टाइप्स ऑफ वेक्टर जाकर के देख लो,
कहानी आपको एक बार वापस से क्लियर हो जाएगी कि नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द डायरेक्शन। सो माइनस बी वेक्टर बेटा इस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि आपने डायरेक्शन को अपोजिट किया है। तो यहां पर माइनस किसके लिए आया है? दिशा के विपरीत होने के लिए आया है। मैग्नीट्यूड तो बी है, लेंथ या लंबाई तो बी है, और आप वैसे कॉमन सेंस लगा रहे हो कि भाई साहब इस तीर की लंबाई कितनी है, इस तीर की लंबाई बी है, तो इस तीर की लंबाई कितनी है? लंबाई तो बी है, डायरेक्शन ही तो अपोजिट हुआ। तो दूसरे वाले के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हुआ है बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 2ab, माइनस बी मत करना, कोस, यहां पर दोनों के बीच का एंगल, दोनों के बीच का एंगल कितना था? थीटा। अब यहां पर कौन से दो वेक्टर्स की चर्चा हो रही है? ए और माइनस बी। बेटा इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? ए और माइनस बी के बीच का एंगल कितना है? 180 माइनस थीटा। तो मेरा कॉमन सेंस ये कहता है कि जैसे यहां पर थीटा लिया था ऐसे यहां पर हमको लेना चाहिए 180 माइनस थीटा। तो ये बन जाता है r इक्वल्स टू रूट, पूरा डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और cos 180 माइनस थीटा। थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद करो, cos 180 माइनस थीटा, 180 पर शक्ल नहीं बदलती है और 180 माइनस थीटा है। दिस इज द केस ऑफ सेकंड क्वाड्रेंट जिसमें cos का रिजल्ट नेगेटिव आएगा, तो ये बन जाएगा -2ab cos थीटा, क्योंकि cos 180 माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस cos थीटा। तो बेटा हमारे पास में रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहां पर कितना आया? रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab cos थीटा। तो ऐसे अपन कॉमन सेंस लगा करके रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड डायरेक्ट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर वाला जो रिजल्टेंट वेक्टर था उसके मैग्नीट्यूड से निकाल सकते हैं, डायरेक्टली वहां से निकाल सकते हैं। तो बस थीटा की जगह हमको 180 माइनस थीटा करना है। याद रखना बहुत सिंपल है, कंफ्यूजन का कोई चांस नहीं है। कैसे? कि सर जब हम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कर रहे थे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कर रहे थे तो यहां पर प्लस आ रहा था। ध्यान से देख लेना, याद रखने का तरीका बता रहा हूं। प्लस और माइनस में कभी कंफ्यूजन होता है, वो होना नहीं चाहिए। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कर रहे थे तो जब सर यहां पर प्लस था तो हमारे यहां पर प्लस था। अब हम जब ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर की बात कर रहे हैं तो सर हमारे यहां पर माइनस है तो यहां पर भी माइनस आएगा। सिंपल सी बात, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos थीटा, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के बीच में प्लस। अब 2ab cos थीटा गए तो ध्यान रखना कि प्लस आएगा या माइनस आएगा। तो जब अपन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कर रहे हैं तो 2ab cos थीटा से पहले प्लस आ जाएगा। जब अपन ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर कर रहे हैं तो 2ab cos थीटा से पहले माइनस आ जाएगा। अब थोड़ा सा ध्यान रखना इस बात का, ऐसा मत करना कि यहां पर आप माइनस भी लगा दो और यहां पर एंगल 180 माइनस थीटा ले लो, ये मत कर देना भाई। अब अगर अपन ने यहां पर माइनस ले लिया है तो बेटा यहां पर कौन सा एंगल आएगा? ए और बी के बीच का या ए और माइनस बी के बीच का? ए और बी के बीच का ही, मतलब दोनों काम मत कर देना। आपने यहां पर माइनस ले लिया, पॉइंट टू बी नोटेड, अगर यहां पर हमने माइनस ले लिया है तो फिर हमको यहां पर एंगल कौन सा लेना है? जो ए और बी के बीच में वही एंगल लेना है, मतलब थीटा ही लेकर के चलना है। अभी इससे रिलेटेड मैं 2-3 एग्जांपल्स आपको कराऊंगा, तभी इसमें एकदम क्लैरिटी आएगी। पहले एक बार सोच लो, समझ लो, 100% तरीके से कंफर्म कर लो कि जितना अपन ने यहां तक डिस्कस किया है क्या वो 100% क्लियर है। तो ये हमारा तरीका हुआ एक वेक्टर में से दूसरे वेक्टर को सब्ट्रैक्ट या घटाने का, कि दूसरे वाला जो वेक्टर है उसका नेगेटिव ले लो, नेगेटिव लेकर के पहले वाले में ऐड कर लो, रिजल्ट आ जाएगा। तो जब अपन ने ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर किया था तो रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा आया था। जब ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर कर रहे हैं तो रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा आ रहा है। ठीक है सर, चलो जी सर, यहां तक की बात तो सर हमको समझ में आ गई। अब कुछ उसी तरीके के सवाल हमारे दिमाग में आ रहे हैं जैसा दो वेक्टर के एडिशन, मतलब दो सदिशों के योग में आ रहे थे कि सर हमने वहां पर चेक किया था कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालें, फिर सीक्वेंस को इंटरचेंज कर दें, क्रम आपस में बदल दें कि अगर बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर कर दिया जाए तो अब रिजल्ट क्या आएगा। वहां पर हमने कंक्लूजन क्या निकाला था कि अगर वेक्टर एडिशन में सदिश योग में सदिशों के क्रम को आपस में बदले, मतलब सीक्वेंस को अगर इंटरचेंज किया जाएगा तो रिजल्टेंट वेक्टर पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, परिणामी सदिश पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब सीक्वेंस को बदल लो, रिजल्ट विल बी सेम। हम चेक करना चाहते हैं सर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर करें, फिर बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर करें, मतलब सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में हम सीक्वेंस को इंटरचेंज करें तो कोई इफेक्ट आता है या नहीं आता, हम चेक करना चाहते हैं सर। चलो तो चेक करके देख लेते हैं सर। हम ये चेक करके देखना चाहते हैं सर कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर रहता है या कोई फर्क पड़ता है। चलो जी, बिल्कुल अपने बेसिक्स पर चलते हैं, फंडामेंटल पर चलते हैं अपन। ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी, पहले तो अपन ए वेक्टर और बी वेक्टर डिसाइड कर लेते हैं अपना, वही जैसे अपन जनरल डायरेक्शन ले रहे हैं।
तो वही लेकर के चलो जिससे एक पैटर्न अपना सेट हो जाए, चेक करना आसान हो जाएगा। ए वेक्टर, अब माइनस बी वेक्टर करना है। लो जी, ये हमने ले लिया बी का नेगेटिव वेक्टर, ये माइनस बी वेक्टर आ गया। लो जी, ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आ गया आर वेक्टर। हमने ये मान लिया कि यहाँ जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो आर वेक्टर है। ठीक है बेटा, अब हमें करना है बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। जल्दबाजी मत करना, हम इसको क्या बोल सकते हैं, बी प्लस माइनस ए। तो अब क्या करना है, अब हमें बी में माइनस ए को ऐड करना है। अब हमें बी में माइनस ए को ऐड करना है, तो ये हो गया हमारा बी वेक्टर। हो गया भाई बी वेक्टर, हाँ या ना। चलो थोड़ा सा और इधर की तरफ बना लेते हैं जिससे कि पिक्चर एकदम क्लियर हो जाएगा। ये हो गया हमारा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। लो भाई, ये रहा ए वेक्टर। मेरे हिसाब से ये हो जाएगा अपना माइनस ए वेक्टर। बिल्कुल बेसिक्स पर चलो। तो अब मुझे बी में माइनस ए को ऐड करना है, मतलब बी के हेड पर माइनस ए का टेल आएगा बेटा, ये आ गया। एम आई राइट? बी के हेड पर माइनस ए का टेल, और ये आ गया हमारा रिजल्टवा, मतलब रिजल्ट आर डैश वेक्टर। ठीक है जी, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर का रिजल्ट हमने आर डैश वेक्टर माना। ठीक है, अच्छी तरह से पहले इस चीज को क्लियर कर लो, समझ नहीं आए तो रिपीट करके पहले इस चीज को देखो। यही है बस खास बात, बाकी तो फिर ऑब्जर्व करना है, देखना है। तो जब हमने ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर किया तो हमारा रिजल्ट ये है, और जब हम बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर कर रहे हैं तो हमारा रिजल्ट ये है। चेक इट प्रॉपरली, दोनों सेम है, ये डिफरेंस है। आर वेक्टर आर डैश वेक्टर, होल्ड कर रहा हूं मैं कुछ सेकंड के लिए, आप चेक करो एक बार। कॉमन सेंस से भी चीज नजर आएगी। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल एक जैसा लग रहा है कि अपन को उठा करके चिपका सकते हैं। मेरे को एक बात समझ में आ रही है कि यार ये दोनों वेक्टर है ना, है तो पैरेलल, मतलब दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, समांतर है कि नहीं है, और दोनों बराबर भी होंगे, क्योंकि जैसे ये ट्रायंगल है ना, जैसे ये ट्रायंगल है वैसे ही ये ट्रायंगल है यार, त्रिभुज। बोलो आया ना? तो दोनों बराबर तो है, मतलब इक्वल तो है, मतलब मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम आ रहा है, लेकिन डायरेक्शन दोनों का एक दूसरे के अपोजिट है, विपरीत है। क्या मैंने सही पहचाना? इसका मतलब आर और आर डैश दोनों मैग्नीट्यूड परिमाण में सेम है, दिशा दोनों का एक दूसरे के विपरीत या अपोजिट है, डायरेक्शन। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि आर वेक्टर और आर डैश वेक्टर एक ही बात है? हां, दोनों में रिलेशन है कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डायरेक्शन तो अपोजिट है। तो हमें क्या कहना चाहिए? हमें कहना चाहिए कि आर वेक्टर इज नॉट इक्वल्स टू आर डैश वेक्टर। हमें कहना चाहिए कि आर वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस आर डैश वेक्टर, क्योंकि मैग्नीट्यूड परिमाण सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है। तो ये रिलेशन सही है। अब मेरे को लॉजिकली चेक करके बताओ, क्या ऐसा कहना, दो तीन चीजें लिखूंगा, ध्यान से देखना, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, क्या ये कहना लॉजिकली सही होगा या गलत होगा? दिस इज रॉन्ग। अब मैं दूसरी बात लिखता हूं, क्या ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर? दिस इज आर डैश, एंड आर इज इक्वल्स टू माइनस आर डैश। दिस इज राइट, करेक्ट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अच्छा, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि मोड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, मतलब ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आएगा दैट इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड या परिमाण ऑफ बी माइनस ए? परिमाण सेम आएगा क्या? हाँ, परिमाण सेम आएगा, आर और आर डैश दोनों का परिमाण सेम, ये सही है। तो इस तरह से हम रिजल्ट बोल सकते हैं। ये कहना गलत है, ये हम कह सकते हैं, और ये हम कह सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं अगर आपसे क्वेश्चन करूं कि क्या सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में, मतलब सदिश व्यवकलन में क्रम विनिमय लागू हो रहा है? क्रम विनिमय लागू हो रहा है क्या सदिश व्यवकलन में? नहीं हो रहा। मतलब सीक्वेंस को अगर हम इंटरचेंज करेंगे तो मैग्नीट्यूड पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई बेटा? अच्छे तरीके से इसको बहुत अच्छी तरीके से देखना है, समझना है। तो सब्ट्रैक्शन में सीक्वेंस इंटरचेंज करोगे तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। ये बात यहां तक क्लियर हुई? ठीक।
मैं बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैं इस वीडियो में भी उसको डिस्कस कर रहा हूं कि अगर हमसे कहा जाए कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है, तो ए और बी के बीच में एंगल कितना होगा? कैन यू सॉल्व इट? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दोनों इक्वल है, तो थीटा कितना है, मतलब ए और बी के बीच में एंगल कितना है? क्या हम इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं? सोचो समझो अच्छी तरह से, स्क्रीन को पॉज कर दो, आप ट्राई करके देखो, और जब ट्राई करके देख लो तो फिर रिज्यूम कर देना, आगे का चेक करके देख लेना। चलो अब देखते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। मान लो इनका रिजल्टेंट वेक्टर आर है, तो इस मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हुआ? हमको आर का मैग्नीट्यूड लिखना है, तो यहां पर हम मैग्नीट्यूड क्या लिखेंगे बेटा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा अंडर द रूट, यही तो आएगा यहां पर, इक्वल्स टू, यहां पर हम क्या मैग्नीट्यूड लिखेंगे? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का याद करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा अंडर द रूट। सॉल्व करना है, थीटा निकालना है, स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड में तो रूट मर जाएगा, रूट के मरने के बाद में ए स्क्वायर भी मर जाएगा, बी स्क्वायर भी मर जाएगा, इनको मत मार देना, तो 4ab cos थीटा इक्वल्स टू 0। आई क्या कुछ सिचुएशन याद आई क्या? कुछ सिचुएशन यहां से हम लिखेंगे cos थीटा इक्वल्स टू 0। अब इस पॉइंट पर शायद हमारी पहले चर्चा हो चुकी है, डिस्कशन हमारा हो चुका है पहले किसी वीडियो में कि सर 4ab cos थीटा इक्वल्स टू 0 है, तो हमने cos थीटा को ही 0 क्यों लिखा? तो शायद हम पहले तक ये मान के चलते भाई cos थीटा इक्वल्स टू 0 अपॉन 4ab कर देंगे तो 0 आ जाएगा। लॉजिक में अगर बात करेंगे तो 4 0 नहीं है, a 0 नहीं है, b 0 नहीं है, और सबका मल्टीप्लीकेशन 0 आ रहा है, इसका मतलब एटलीस्ट वन ऑफ द वैल्यूज मस्ट बी 0। तीन वैल्यूज तो 0 है नहीं, 4ab ये तो 0 है नहीं, तो cos थीटा ही 0 होगा, तो cos थीटा इक्वल्स टू 0 और थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। दिस इज आवर आंसर। से यस और नो? सिंपल क्वेश्चन है, बस समझने वाला क्वेश्चन है। वेक्टर के जो क्वेश्चंस हैं किसी भी एग्जाम में, जो वेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, बस उन क्वेश्चंस को समझने की जिम्मेदारी है हमारी। उन क्वेश्चंस को समझ लो एक बार अच्छी तरह से, बाकी तो कुछ भी नहीं है, 2-3 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और कराता हूं मैं आपको कि मान लो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो मोड या मैग्नीट्यूड है दैट इज इक्वल्स टू मोड ए प्लस मोड बी। ठीक है, बस मैंने कोई नया क्वेश्चन नहीं लिखा है, सिंपल क्वेश्चन लिखा है, बस थोड़ी सी अलग भाषा में लिखा है। आप उस भाषा को समझना, उस लैंग्वेज को समझने की कोशिश करना। मोड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू मोड ए प्लस मोड बी, तो ए और बी के बीच में एंगल कितना होगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा? ठीक है, पॉज कर लो स्क्रीन और चेक करके देख लेना, चेक करके देख लेना, ट्राई कर लो, इसको सॉल्व कर लो, फिर मैं सॉल्व करूंगा, मैच करके देख लेना। ठीक है, चलो ध्यान से देखो ये क्वेश्चन क्या है। ये रिजल्टेंट वेक्टर है, मतलब ये रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, परिणामी सदिश का परिमाण। ये क्या है? ए का मैग्नीट्यूड। ये क्या है? बी का मैग्नीट्यूड। तुम ध्यान से देखो, ये आर इक्वल्स टू ए प्लस बी जैसा बन रहा है कि नहीं बन रहा? ये वही केस है जो हम डिस्कस कर चुके हैं। 3 केस हमने डिस्कस किए थे, 0 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री। आप ध्यान से देखो तो यही बात हमने थोड़ा सा ज्यादा सभ्य तरीके से लिखी हुई है, यही बात हमने थोड़ा सा ज्यादा सभ्य तरीके से यहां लिखी हुई है। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का रिजल्ट आर मान लो, दोनों तरफ डंडे मतलब उसका मैग्नीट्यूड, मतलब उसका परिमाण। ये हो गया ए का मैग्नीट्यूड मतलब उसका परिमाण, ये हो गया बी का मैग्नीट्यूड उसका परिमाण, तो आर इक्वल्स टू ए प्लस बी है। ये ऐसा कब होता है? डायरेक्ट आंसर बोलोगे आप, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, खत्म हो गया क्वेश्चन सॉल्व। कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी टकराते हैं नीट वगैरह में। बोलो बात क्लियर है क्या? 100%। ठीक, एक अच्छा सा क्वेश्चन कराता हूं मैं आपको, ठीक है, थोड़ा सा उसको ध्यान से सॉल्व करना। हमसे ये कहा गया कि एक पार्टिकल मतलब एक कण है, उसमें बेटा 2 फोर्स लगाए जा रहे हैं, F1 और F2, 2 बल लगा रहे हैं अपन।
ठीक है। अब इन दोनों फोर्सेस से जो मैक्सिमम रिजल्टेंट मतलब अधिकतम परिणामी बल जो मिल सकता है वो तो है 10 न्यूटन, और जो मिनिमम रिजल्टेंट न्यूनतम परिणामी जो मिल सकता है वो है अपना 6 न्यूटन। ठीक है। फिर क्वेश्चन ये कहता है कि अगर F1 और F2 दोनों की वैल्यू को 3-3 न्यूटन बढ़ा दिया जाए और इनके बीच में एंगल 90 डिग्री हो, तो परिणामी बल या रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा। ठीक है। इस क्वेश्चन को आप एक बार स्क्रीन पॉज करके सॉल्व करके देखेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करके देखो। रिपीट कर देता हूं, दो फोर्स, दो बल लग रहे हैं, उनका जो मैक्सिमम रिजल्टेंट मतलब अधिकतम परिणामी बल जो आ सकता है उनसे वो 10 न्यूटन है, और जो न्यूनतम परिणामी या मिनिमम रिजल्टेंट आ सकता है वो 6 न्यूटन है। हमने F1 को 3 न्यूटन बढ़ाया, F2 को भी 3 न्यूटन बढ़ाया, और दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री कर दिया। तो अब रिजल्टेंट फोर्स या परिणामी बल कितना आएगा। ठीक है बेटा, हम क्वेश्चन को दो पार्ट में लेकर के चलें, एक ये इंफॉर्मेशन है और एक ये इंफॉर्मेशन है। ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन और ये हमारी सेकंड इंफॉर्मेशन है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन को काम में लो, मैक्सिमम रिजल्टेंट, अधिकतम परिणामी, आर मैक्सिमम एक तरह से, मतलब एफ मैक्सिमम। तो मैक्सिमम कितना आता है, ए प्लस बी। ए प्लस बी का मतलब अपन यहां पर बोलते हैं F1 प्लस F2 इक्वल टू 10। ऐसे मिनिमम कितना आएगा, ए माइनस बी या बी माइनस ए, तो F1 माइनस F2 या F2 माइनस F1, कुछ भी कह सकते हो, 6। तो पहली बात तो ये क्लियर हो गई कि साहब फर्स्ट जो इंफॉर्मेशन अपन को दी हुई है उससे F1 और F2 कैलकुलेट हो जाएगा। मैक्सिमम रिजल्टेंट से ये इक्वेशन बना और मिनिमम रिजल्टेंट से ये इक्वेशन बना, दोनों को सोल्व करेंगे मर जाएगा। 2F1 इक्वल्स टू 16 आ गया, तो F1 की वैल्यू 8 आ गई भैया, 8 न्यूटन। तो F2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 न्यूटन है क्या। अब F1 और F2 दोनों की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब सेकंड इंफॉर्मेशन पर आओ, F1 को 3 न्यूटन बढ़ा दो, तो F1 को कितना कर दिया, 3 न्यूटन बढ़ा करके इसको कर दिया 11 न्यूटन, और F2 को भी 3 न्यूटन बढ़ा दो, ये कर दिया 5 न्यूटन। अब 11 न्यूटन और 5 न्यूटन, दो फोर्स दो बल हैं, 90 डिग्री का उनमें एंगल है, F निकालना है। 90 डिग्री पर बोलो बेटा जी, √a² प्लस b² होता है क्या। अब तो याद हो गए होंगे सारे के सारे। तो F इक्वल्स टू √11 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, सोल्व करोगे आंसर। बहुत ध्यान से अगर आप इस सॉल्यूशन को देखोगे, अप्रोच को समझने की कोशिश करोगे, तो यू विल फाइंड देयर इज नथिंग स्पेशल इन दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहीं कोई स्पेशल बात नहीं है, कोई स्पेशल चीज नहीं है, बस चीज को ध्यान से पढ़ना है। मैं बार बार आपसे ये चीज कह रहा हूं, कहता रहूंगा कि क्वेश्चन को समझना ही अपने आप में 50% सॉल्यूशन होता है। तो पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझने की आदत डालो। कोशिश ये करो कि एक बार क्वेश्चन को पढ़ करके हम सिंगल शॉट में क्वेश्चन को समझ जाएं। ये प्रैक्टिस हो जाएगी तो हम टाइम बचाएंगे, और जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आए ना तब तक क्वेश्चन को अप्रोच मत करो। तो पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, उसको समझो। आपने उसको सही समझ लिया तो 50% तो सोल्व हो गया, बिना सोल्व किए 50% सोल्व हो गया। ये मैं कह रहा हूं आपसे अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर। इसलिए हमेशा क्वेश्चन को ढंग से पढ़ने पर ध्यान लगाओ। तो ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन था जो मैंने आपसे डिस्कस किया। ठीक, तो आज के वीडियो में हमने क्या क्या डिस्कस किया, पहले पिछली चीजों को हमने थोड़ा सा रिवाइज किया, फिर उसके बाद में सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर की बात की थी। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो हमको प्लस करके माइनस करना है, मतलब नेगेटिव वेक्टर को ऐड करना है। उसका रिजल्ट हमें मिला था √a² प्लस b² माइनस 2ab cos थीटा। ठीक है, चेक किया था ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, क्या बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर आया, नहीं आया। डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है, माइनस लगा सकते हो, मैग्नीट्यूड सेम आएगा। क्लियर है ना ये बात। फिर हमने 2-3 अच्छे से क्वेश्चन ट्राई किए। तो अच्छी तरह से इसको देखना समझना। ठीक है, यहां तक वेक्टर से रिलेटेड कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो, पिछले वीडियो से भी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, कमेंट बॉक्स में आप डाल देना। वैसे रिपीट करके चीज़ों को देखोगे तो ऑलमोस्ट चीज़ें आपको वैसे क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, एक बार देखो, 2 बार देखो। अब ये आपके लिए एसेट है, आप इसको किसी भी वीडियो को किसी भी टाइम में आप चला करके देख सकते हो। तो जब भी आपको किसी रेफरेंस की जरूरत पड़े, उस वीडियो के रेफरेंस डिस्क्रिप्शन में ये लिखा हुआ मिलेगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ मिलेगा कि उस वीडियो में कौन सी चीज़ डिस्कस की जा रही है। तो आपको अननेसेसरी टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। पता लगा कि थर्ड वीडियो में वो चीज़ है और आप दूसरा वीडियो पूरा देखने बैठ गए, तो लास्ट में पता लगा कि इसमें तो वो चीज़ है ही नहीं। तो किसी भी वीडियो को देखने से पहले उसके डिस्क्रिप्शन में ये देख लेना कि क्या लिखा हुआ है, उसमें वो चीज़ है या नहीं है जो आप एक्चुअल में देखना चाहते हो। ठीक है, रिपीट करके देख लेना, रिवाइंड करके देख लेना, और फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो कमेंट बॉक्स में डाल देना।
फीडबैक आपका कमेंट बॉक्स में बिना कहे आने चाहिए। मतलब किसी वीडियो में जैसे मैंने आपसे फीडबैक के लिए कह दिया, इस वीडियो में मैंने आपसे फीडबैक के लिए कहा, किसी वीडियो में अगर मैं आपसे फीडबैक के लिए नहीं भी कहता हूं तो आप प्लीज फीडबैक जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपके फीडबैक ही ये डिसाइड करेंगे कि हमें चीजों को कहां पर कितना और कैसे इंप्रूव करने की जरूरत है, क्योंकि हर चीज में कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट के चांसेस होते हैं। तो आपका फीडबैक हमारे लिए कीमती नहीं बेशकीमती है, इसलिए आपके फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ फीडबैक दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स की भी हेल्प कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर अपन जल्दी मिलते हैं, उसमें अपन बात करेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की, सदिश का वियोजन। मतलब अब उल्टा काम कि सदिश को जोड़ना तो सीख लिया, 2 को जोड़ा तो 1 मिला, 3 को जोड़ा तो 1 मिला, एडिशन किया तो एक रिजल्टेंट अपन को मिला। अब एक वेक्टर को तोड़ेंगे तो 2 वेक्टर मिलेंगे, 3 वेक्टर मिलेंगे, तो वियोजन करेंगे जो एडिशन का जस्ट अपोजिट है, जोड़ने का जस्ट अपोजिट है, रिजॉल्व करना। ठीक है, वो नेक्स्ट वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, सी यू सून, बाय।